नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं हिटलर की विदेश नीति के बारे में। हिटलर की विदेश नीति पे 2 लेक्चर आएंगे। ये इसका पहला लेक्चर है, इसके बाद सेकंड लेक्चर आएगा। और हिटलर की विदेश नीति जो है वो जर्मनी के अंदर नाजीवाद को समझने के लिए और सेकंड वर्ल्ड वार को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिटलर की विदेश नीति नहीं जानते तो आप सेकंड वर्ल्ड वार को नहीं समझ पाओगे। सेकंड वर्ल्ड वार हिटलर की ही देन था मुख्य रूप से। इसलिए नाजीवाद और हिटलर की विदेश नीति को समझने से पहले उसके जो किए गए काम थे जिनकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि पूरा जो विश्व है वो द्वितीय विश्व युद्ध में चला गया। तो इसीलिए हम उसको समझते हैं कि ऐसा क्या क्या किया था जिसकी वजह से दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर जाके पहुंच गई। तो बिल्कुल समझिए क्या थी हिटलर की विदेश नीति। ठीक है, हिटलर की विदेश नीति देखो, विदेश नीति आप लोग कहते हैं ना कि कोई बच्चा के मन में क्वेश्चन आएगा कि विदेश नीति क्या होती है। तो विदेश नीति का मतलब होता है कि आप दुनिया के साथ किस प्रकार के संबंध और किस प्रकार की नीतियों का अनुसरण करते हो। ठीक है, आप किस देश के प्रति अपनी क्या सोच रखते हो, आप किस देश के प्रति अपना क्या लेन देन रखते हो, किस प्रकार के संबंध रखते हो। तो ये होती है विदेश नीति आपके, क्योंकि आपके जो खुद होते हैं ना, आप खुद अपने निजी जीवन में सभी के साथ आपके एक जैसे संबंध नहीं होते। किसके प्रति अच्छे होते हैं, किसी के प्रति थोड़े कम होते हैं और किसी के प्रति बिल्कुल भी नहीं होते। तो यही आपकी एक व्यवहारिक विदेश नीति होती है। तो ऐसे ही राष्ट्रों की क्या होती है विदेश नीति। अब देखो सार प्रदेश की प्राप्ति सार प्रदेश की प्राप्ति, अब देखो वर्साई की जब संधि हुई थी, वर्साई की जब संधि हुई थी 1919 में, तो इसके द्वारा क्या हुआ, सार के प्रदेश का जो शासन है वहां पे राष्ट्र संघ की अधीनता में रखा गया। अब हिटलर ने यह कहा था कि ये जो सार का प्रदेश है ये क्या करो, हमें वापस कर दो। अब इसके लिए फिर राष्ट्र संघ ने यह कहा देखो यहाँ की जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि यहाँ की जनता क्या डिसीजन करती है। तो बिल्कुल 15 साल के बाद यहाँ पे क्या किया, जनमत संग्रह करवाया गया, जनता से वोट डलवाए गए। और 13 जनवरी 1935 को क्या होता है, सार में वोटिंग होती है। और इस वोटिंग में यह पूछा गया कि आप फ्रांस के साथ रहना चाहते हो या जर्मनी के साथ रहना चाहते हो या फिर राष्ट्र संघ के अधीन ही आप ठीक हो। तो इसलिए जर्मनी की जो जनता है उसमें 90% लोगों ने यह कहा कि हम तो जर्मनी के साथ रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उसके बाद 1 मार्च 1935 को जर्मनी को क्या किया, जर्मनी को क्या किया, सार प्रदेश जो है वो दे दिया गया। तो पहली जो हिटलर की जीत होती है वो होती है सार प्रदेश की प्राप्ति। ठीक है, जिसे वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया था। तो ये इसकी विदेश नीति की पहली विक्ट्री जो है वो होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे होता है राष्ट्र संघ से अलग होना। अब देखो हिटलर राष्ट्र संघ से अलग क्यों हो गया, इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि राष्ट्र संघ के अंदर हिटलर और जो जर्मनी है उसको समान अधिकार नहीं मिल रहे थे। जिस प्रकार की छूट जर्मनी को वो फ्रांस को मिल रही थी, जिस प्रकार की छूट ब्रिटेन को मिल रही थी, जिस प्रकार की छूट अन्य राष्ट्रों को मिल रही थी, ऐसी छूट जर्मनी को नहीं मिल रही थी। अच्छा, आप लोग ये सोचोगे सर कैसी छूट चाहिए थी जर्मनी को। जर्मनी को छूट चाहिए थी कुछ प्रकार के सैन्य सामान बनाने की, कुछ प्रकार की राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर अपने देश की सुरक्षा करने की, सैनिक भर्तियां करने की, आर्थिक लेन देन की, और भी विश्व व्यापार से कुछ आर्थिक उत्पादन की, व्यापार करने की, इंटरनेशनल मार्केट में अपना दबदबा जमाने की। तो बहुत सारे मुद्दों पे क्या था, मतभेद था। इसीलिए राष्ट्र संघ में समानता न मिलने के कारण अक्टूबर 1933 को राष्ट्र संघ से क्या किया, स्वयं को अलग कर लिया। फिर देखो राष्ट्र संघ ने कहा कि देखो एक आदमी किसी भी राष्ट्र को नहीं तोड़ सकता। तो हिटलर ने कहा ठीक है वोटिंग करा लेते हैं जर्मनी की जनता पे। तो जर्मनी की जनता ने वोटिंग कराई और 95% लोगों ने यह कहा कि बिल्कुल हिटलर ने जो काम किया है ना वो बहुत अच्छा किया है। 95% जनता ने यह कहा कि राष्ट्र संघ किसी काम का नहीं है, यहाँ पे बस कुछ देशों की चलती है। इसके बाद पूरी जर्मनी की जनता ने हिटलर को सपोर्ट किया और उसके बाद वहां से अलग हो जाते हैं। और उसके बाद अनिवार्य सैनिक सेवा जो है वो जर्मनी में क्या होती है, लागू हो जाती है। बात समझ में आई। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिटलर ये था हिटलर वो था। हिटलर को जनता का समर्थन प्राप्त था। जब भी वोटिंग होती थी, चाहे सार के प्रदेश पर वोटिंग हुई हो या फिर वोटिंग हुई हो क्या बोलते हैं राष्ट्र संघ से अलग होने पर हुई हो, तो 90+ जो लोग हैं उनका सपोर्ट जो है वो मिला था हिटलर को। तो याद रखना है कि जब वहां की जनता उसको सपोर्ट कर रही है, वहां की जनता को कोई दिक्कत नहीं है, तो दुनिया को क्या दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल। आज देखो सहयोग की नीति। ठीक है, क्या है, सहयोग की नीति जो है वो हिटलर ने अपनाई थी। ऐसा नहीं था कि हिटलर सबसे लड़ता भिड़ता घूमता रहता था, नहीं। सहयोग की नीति भी अपनाई हिटलर ने।
मेल मिलाप की नीति को जारी रखा। मुसोलिनी के प्रस्ताव पर उसने 1933 में इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ 4 पावर पीस पैक्ट किया। ठीक है, यानी कि एक तो खुद हो गया जर्मनी, एक उसने इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ क्या किए, समझौते किए। ठीक है, बाद में क्या है, पोलैंड भी समझौते में शामिल हो गया 26 जनवरी 1934 को, और इन्होंने अनाक्रमण संधि कर ली कि हम एक दूसरे पर क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तो सहयोग की नीति जो होती है वो अपनाई जाती है 1934 में। तो ये भी महत्वपूर्ण होता है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जिनसे खतरा होता है उनके साथ क्या कर लो, संधि कर लो, ताकि भरोसे की भावना जो है वो बनी रहे। ठीक है, चलो आगे आती है पूर्व की ओर आगे आगे बढ़ने की नीति जो है जर्मनी की। अच्छा, आप लोग कहोगे ये क्या थी, तो ये इसको बोलते हैं ड्रोंग नॉक ऑस्टिन की नीति। ठीक है, उनकी भाषा में क्या बोलते हैं, ड्रोंग नॉक ऑस्टिन की नीति। आपको याद रखनी है कि ड्रोंग ऑस्टिन की नीति कहाँ से रिलेटेड थी, तो जर्मनी से रिलेटेड थी। अच्छा, क्या था इसमें, तो हिटलर ने कहा था कि जर्मनी के जो हित है ना वो दक्षिणी एवं पूर्वी यूरोप में है। अच्छा, आप लोग सोचे दक्षिणी और पूर्वी यूरोप, समझ जाइए रूस की तरफ, ठीक है, ब्रिटेन की तरफ। इस नीति को ड्रोंग नॉक ऑस्टिन की नीति भी कहा जाता है। इस नीति का लक्ष्य था कि रूस जो है उसके साथ अपने जो हित हैं वो बढ़ाए जाए, और एक दिन ऐसा हो कि हिटलर के जो साइबेरिया का क्षेत्र है, हिटलर का जो यूराल का क्षेत्र, वो सॉरी रूस का जो साइबेरिया का क्षेत्र है, यूराल का क्षेत्र है, वहाँ के जो तेल है और वहाँ की जो भौगोलिक क्षेत्र है उन पर क्या कर लिया जाए, अधिकार कर लिया जाए, ताकि जर्मनी क्या हो, समृद्ध बन जाए, वहाँ के क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बना लिया जाए। तो ये क्या रही है, नीति रही है। और ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि हिटलर ये चाहता था कि रूस के क्षेत्रों पर क्या कर लिया जाए, अधिकार कर लिया जाए, और यही इसकी पूर्व की ओर आगे बढ़ो की नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था। उम्मीद है ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखो, पुनः शस्त्रीकरण की नीति को अपनाना। अच्छा, ये पुनः शस्त्रीकरण की नीति क्या थी, तो 9 मार्च 1935 को हिटलर ने वायुसेना के गठन की घोषणा कर दी। इसने कहा कि जो वर्साई की संधि हम पे थोपी गई थी ना, जिसमें ये कहा गया कि जर्मनी सेना नहीं रखेगा, जर्मनी की सेना निश्चित कर दी जाएगी, जर्मनी जहाज नहीं बना सकता, जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र कम कर देगा, जर्मनी सैनिक भर्ती नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा था हम करेंगे। और उन्होंने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, वायुसेना का गठन कर दिया 1935 में। ठीक है, और वर्साई की संधि का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया, क्योंकि हिटलर ने पहले ही कहा था हम नहीं मानेंगे इन शर्तों को, हम ऐसी किसी शर्त को नहीं मानेंगे जो हमारे राष्ट्र को क्या करती हो, कमजोर करती हो। और 16 मार्च 1935 को पुनः शस्त्रीकरण की नीति की क्या कर दी, घोषणा कर दी। ठीक है, और 5,50,000 सैनिक भर्ती करने की भी क्या कर दी, घोषणा कर दी। अच्छा, कहां से की ये भर्ती, तो इसने क्या कहा कि जर्मनी के अंदर अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी, यानी कि जो बच्चे हैं जो 10th 12th में पढ़ने वाले हैं उनको कम से कम 2-3 साल तो आर्मी में जाना ही पड़ेगा। जैसे वर्तमान में इजराइल में है ना, तो वहाँ 3 साल जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हो, तो ऐसे ही वहाँ पे 3 साल क्या है, आर्मी में जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तभी डिग्री मान्य होती है। इसे जर्मनी की रक्षा के हित में बताया, और इसमें साफ कहा गया कि जर्मनी अब जो वर्साई की संधि है इसकी शर्तों को नहीं मानेगा। इसके अलावा जर्मनी को यह भी बाध्यता थी इंटरनेशनल मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा, तो हिटलर ने उसको भी तोड़ दिया और मुसोलिनी की क्या की, हेल्प की। ठीक है, मुसोलिनी को आप लोग जानते हैं, फांसीवाद वाला। तो सैन्य सहायता प्रदान की। इसके अलावा 7 मार्च 1936 को राइनलैंड में अपनी सेना भी क्या है, भेज दी। तो जितनी भी वर्साई की संधि के अंदर पाबंदियां लगाई गई थी जर्मनी पे, उन सबको जर्मनी ने क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, उसको कहा सैनिक भर्ती नहीं करोगे, जर्मनी ने कहा करेंगे। उन्होंने कहा वायुसेना गठन नहीं करेंगे, जर्मनी ने कहा करेंगे। उसने कहा दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जर्मनी ने कहा करेंगे। उसने कहा दूसरे देशों में अपनी सेना नहीं भेजेंगे, जर्मनी ने कहा भेजेंगे। ठीक है, तो कहते हैं ना कि बिल्कुल उल्टा करना, तो हिटलर ने बिल्कुल ही उल्टा किया था जैसा संधि में कहा गया था। आंग्ल जर्मन नौसेना समझौता, देखो ये क्या था। अब देखो 18 जून 1935 को इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य क्या होता है, समझौता हो जाता है। मैं तुमको एक बात बताता हूं मैं तुमको, जब आदमी सिर्री बन जाता है ना, जब आदमी बिल्कुल उल्टा सीधा मतलब व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो उसके साथ पहले से कोई लड़ना नहीं चाहता। ठीक है, चाहे वो कमजोर हो, लेकिन कोई भी आदमी उससे क्या है, बढ़ना। देखो एक बार एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसके हाथ में पत्थर रहता है, ईंट रहता है, वो किसी को भी मार सकता है, गुस्से में रो रहा है, पत्थर मार रहा है, तो उससे क्या है, एक बड़ा आदमी भी दूर भागेगा, छुपेगा कि ये कहीं मार ना दे, ऐसा ही है। तो बिल्कुल अब देखो, ब्रिटेन एक संपन्न देश था, उसने कहा चलो इसके साथ संधि कर लेते हैं। तो उसने भी क्या किया, 1935 को समझौता कर लिया, जिसके द्वारा जर्मनी को 9 सैनिक जहाजों की जो
जहाजें वो बनाने की अनुमति जो है वो दे दी गई थी 35% तक, ठीक है। नौसैनिक जहाज बनाने की अनुमति मिल जाती है और पनडुब्बियां बनाने की अनुमति मिल जाती है। बदले में जर्मनी ने भी अपने कुछ, जो ब्रिटेन है उसने भी अपने कुछ आर्थिक हितों की बात की, विभिन्न क्षेत्रों में आक्रमण ना करने और सहयोग की नीति की उपेक्षा की। तो हिटलर ने कहा बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमें क्या है, जहाज बनाने की अनुमति दे दो। अब इस आंग्ल जर्मन नौसैनिक समझौता से क्या चीज निकल के सामने आई? इस बात से ये चीज निकल के सामने आई कि ब्रिटेन ने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम वर्साई की संधियों का उल्लंघन कर रहे हो तो कर लो, कोई बात नहीं है ना, हम बस देखते रहेंगे। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जर्मनी अगर वर्साई की संधि का उल्लंघन करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये एक अप्रत्यक्ष समर्थन होता है। ब्रिटेन ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो, ठीक है, तुम नहीं मान रहे शर्तों को, नोटी बॉय, कोई बात नहीं है ना, लेकिन तुम हमारा, थोड़े हमारे जो हक है ना उनका ध्यान रखना। अब देखो रोम बर्लिन समझौता हो जाता है। देखो 25 अक्टूबर 1936 को रोम बर्लिन समझौता हो जाता है जर्मनी और इटली के मध्य, जिसके द्वारा अबिसिनिया का जो क्षेत्र है वो इटली को दे दिया गया और जो ऑस्ट्रेलिया है उस पर जर्मनी के अधिकार की क्या कर ली, स्वीकृति कर ली। यानी कि ये समझ लीजिए दो बड़ी बिल्लियां लड़ रही थी कि अबिसिनिया मेरा है और ऑस्ट्रेलिया क्या है, तुम्हारा है। दोनों देशों को पता ही नहीं था कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसका निर्धारण दो लोग बैठ के कर रहे हैं। तो हिटलर और मुसोलिनी ने क्या किया, इन चित्रों को आपस में बांट लिया कि भाई ऐसा करो, तुम जो अबिसिनिया का क्षेत्र है ये तुम ले लो और जो ऑस्ट्रेलिया है ये हमें दे दो। बिल्कुल दोनों सहमत हो गए कि हम एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे, तुम इसको उपनिवेश बना लो ऑस्ट्रेलिया को और हम अबिसिनिया को उपनिवेश बना लेते हैं। अब ऐसा आप लोग सोचोगे सर ऐसा हुआ क्यों? देखो जब इटली का एकीकरण में तुम लोगों को पढ़ा रहा था ना, तब मैंने आपको बताया था कि यही ऑस्ट्रेलिया जो था वो वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने इटली को गुलाम बना रखा था, जिसने इटली को तोड़ रखा था। तो मुसोलिनी ने कहा ऐसा करो, तुम इस हिटलर को कहा कि ऐसा करो, तुम इसको अपना उपनिवेश बना लो, इसको अपना गुलाम बना लो, इसको अपने क्षेत्र में मिला लो, इसको जर्मनी में मिला लो और हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दुश्मन होता है, दैट इज फैक्ट। और जहां भी ऐसी चीजों की जगह मिलती है तो उनको खत्म करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। विश्व इतिहास यही कहता है, ठीक है, ब्रिटिश विश्व इतिहास नहीं, इतिहास यही कहता है। एंटी कॉमेट्रस पैक्ट। अच्छा आप लोग कहोगे सर ये क्या था? तो 25 नवंबर 1936 को जर्मनी ने जापान के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के द्वारा बर्लिन टोक्यो, क्या कहते हैं इसको, बर्लिन टोक्यो दूरी कहा जाता है, यानी कि एक मतलब दो राष्ट्रों के आपसी संबंध, मतलब दूरी राष्ट्र, मतलब बर्लिन टोक्यो दूरी कहा जाता है। इस समझौते के द्वारा साम्यवाद के प्रचार को रोक लगा दी गई और 6 नवंबर 1937 को इटली भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इसका नाम हो गया रोम बर्लिन टोक्यो दूरी। अच्छा आप लोग सोचोगे सर ये क्यों किया गया? तो देखो ये तो जो था वो रूस के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था, ठीक है, साम्यवाद का प्रभाव जो है वो यूरोप के राष्ट्रों में ना फैले, तो इसीलिए जापान और जर्मनी और इटली, इन तीनों ने क्या किया, समझौता कर लिया कि रूस का जो साम्यवादी विचारधारा है इसको हम अपने देशों में नहीं फैलने देंगे। ठीक है, तो ये साम्यवादी समझौता था। तो ये हिटलर की विदेश नीति के मैंने आपको कुछ पॉइंट जो है वो समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। जल्दी मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लेके आऊंगा। हिटलर की विदेश नीति काफी महत्वपूर्ण है विश्व दुनिया इतिहास को समझने के लिए। देखिए इतिहास आप इसलिए नहीं पढ़ते कि केवल आपको पेपर के अंदर मार्क्स अर्न करने हैं, आप विश्व इतिहास इसलिए भी पढ़ते हो कि आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, नॉलेज इज पावर, ठीक है। आप दुनिया को समझना चाहते हो तो इसके लिए इतिहास समझना बहुत जरूरी है। आप अगर इतिहास नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। कुछ आप विश्व इतिहास की बात नहीं कर सकते, आप किसी से डिबेट नहीं कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की, ठीक है। बस आप क्योंकि नॉलेज अधूरी है, आपको जो नॉलेज है वो फेसबुक से नहीं मिलेगी, आपको नॉलेज जो है वो किसी सोशल साइट से नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप चीज़ों को समझिए, आप चीज़ों को लिखिए, आप चीज़ों पर मंथन कीजिए, मनन कीजिए। जल्द इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।